नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या भाजपा शासित राज्यों में दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं? क्या न्याय व्यवस्था सभी के लिए समान है या दलित समुदाय को न्याय दिलाने में हमारी व्यवस्था असफल हो रही है? ये सवाल सिर्फ आंकड़ों के नहीं है, बल्कि हमारे संविधान में निहित समानता के सिद्धांतों के हैं। आज हम इस विषय की गहराई में जाकर तथ्यों, आंकड़ों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण और संभावित समाधानों पर भी नजर डालेंगे। ये सवाल सिर्फ राजनीतिक बहस का मामला नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की गरिमा और सुरक्षा का मामला है जो हमारे समाज के सबसे कमजोर तबके से आते हैं। जब हम दलित अत्याचार की बात करते हैं तो हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन परिवारों की पीड़ा की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो डर के साए में बड़े हो रहे हैं, उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हैं। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दलितों के खिलाफ कुल 57,582 मामले दर्ज हुए। इनमें से सबसे ज्यादा मामले उन राज्यों में सामने आए जहां भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 15,368 मामले दर्ज हुए, जो कुल मामलों का लगभग 27% है। राजस्थान दूसरे स्थान पर 8,752 मामलों के साथ है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर 7,773 मामलों के साथ। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की कहानी और भी गहरी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक अलग रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। 51,656 कुल मामलों में से 12,287 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। ये 23.78% का आंकड़ा है, जो किसी भी तरह से सामान्य नहीं कहा जा सकता। 2023 के आंकड़े और भी चिंताजनक हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराधों की संख्या 15,130 तक पहुंच गई। ये 2021 के 13,146 मामलों से 16% की वृद्धि दर्शाता है। ये वृद्धि दर चिंता का विषय है, क्योंकि ये दिखाती है कि स्थिति में सुधार नहीं हो रहा, बल्कि समस्या और गहरी होती जा रही है। जब हम इन आंकड़ों को विस्तार से देखते हैं तो एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। 5 भाजपा शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में कुल मामलों का 76% हिस्सा दर्ज हुआ है। यह आंकड़ा गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या इन राज्यों में दलित समुदाय की सुरक्षा व्यवस्था में कमी है या फिर कोई और कारण है। इन आंकड़ों को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि ये राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़े हैं, लेकिन जब हम प्रति लाख की गणना से गणना करते हैं तब भी ये राज्य ऊपरी स्थान पर ही आते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में दलित जनसंख्या के अनुपात में भी अत्याचार की दर राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है। उत्तर प्रदेश की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद भी राज्य दलित अत्याचारों में देश में पहले स्थान पर है। 2018 से 2021 के बीच 4 साल की अवधि में उत्तर प्रदेश में कुल 49,613 मामले दर्ज हुए। यह संख्या 11,924 से शुरू होकर 13,146 तक पहुंची। यहां यह समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अत्याचार की दर को सामान्य माना जा सके। राज्य में दलित जनसंख्या लगभग 4 करोड़ 20 लाख है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 21% है। इस हिसाब से देखें तो भी अत्याचार की दर चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश में दलित अत्याचार के मामलों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि ये मामले सिर्फ किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में फैले हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, बुंदेलखंड से लेकर अवध तक, हर क्षेत्र में ये मामले दर्ज हो रहे हैं। ये दिखाता है कि ये कोई स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती है। हाल ही में मेरठ में घटित एक घटना ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है। जनवरी 2026 में कपसड़ गांव के सरधना क्षेत्र में सुबह 8 बजे के करीब एक 22 साल के युवक पारस ने एक दलित महिला की हत्या कर दी और उसकी 20 साल की बेटी का अपहरण कर लिया। यह घटना तब हुई जब मां और बेटी अपनी खेतों की तरफ जा रही थी। इस घटना की विस्तृत जानकारी और भी दुखदाई है। पारस, जो एक लोकल डॉक्टर के यहां कंपाउंडर का काम करता था, ने दोनों महिलाओं को नहर के पास रोका। वो 20 साल की लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। जब मां ने इसका विरोध किया तो पारस ने गन्ना काटने वाले तेज धार के हथियार से उसके सिर पर वार किया। फिर उसने जबरदस्ती युवती को अपने साथ ले गया।
गांव वालों ने महिला की चीख पुकार सुनकर उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में तनाव फैल गया और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ कुछ झड़पें भी हुई। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि दलित महिलाओं की सुरक्षा कितनी कमजोर है। एक मां अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा देती है। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। ये घटना ये भी दर्शाती है कि दलित परिवारों को दिन प्रतिदिन के कामों में भी कितने खतरों का सामना करना पड़ता है। इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेजी से आईं। बहुजन समाज पार्टी की मुख्य नेता मायावती ने इस घटना को दुखद, शर्मनाक और गहरी चिंता का विषय बताया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सरकार को महिलाओं की गरिमा के उल्लंघन और हत्या की इन घटनाओं को अत्यधिक गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि भविष्य में अपराधी तत्वों को ऐसे जघन्य कृत्य करने से रोकने के लिए सरकार को विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के मुख्य नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वो अपराधी तत्वों को संरक्षण दे रही है। अखिलेश यादव ने एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश 2023 में दलितों के खिलाफ अपराधों में नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रभुत्ववादी और तानाशाही तत्व दलितों पर हर तरह से अत्याचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई करती है, इसलिए दलितों की आवाज कहीं नहीं सुनी जाती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये सोचना कि विपक्षियों के घर पर बुलडोजर चलाने से राज्य में शांति आ जाएगी, एक भ्रम है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता इसके लिए उन्हें माफ नहीं करेगी। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि देश में जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जा रही है और ये भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को कुचलने के लिए संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। उनका कहना था कि योगी का बुलडोजर जाति और धर्म देखकर चलता है। गौतम ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के दौरान दलित अत्याचार के मामले न सिर्फ बढ़े हैं, बल्कि इन मामलों में न्याय मिलने की दर भी कम हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन दलित अत्याचार के मामलों में तत्परता नहीं दिखाते और कई बार मामलों को दबाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ भाजपा की ओर से इन आरोपों को राजनीतिक रंग देकर देखा जा रहा है। पार्टी का कहना है कि ये आंकड़े सच्चाई को नहीं दर्शाते और सरकार सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर कदम उठा रही है। भाजपा नेताओं का तर्क है कि मामलों की संख्या बढ़ना जरूरी नहीं कि अत्याचार बढ़े हों, बल्कि ये भी हो सकता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी हो और वे अधिक मामले दर्ज करा रहे हों। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पहले दलित अत्याचार के कई मामले दर्ज ही नहीं होते थे क्योंकि लोगों का पुलिस पर भरोसा नहीं था। अब जब लोगों का भरोसा बढ़ा है तो वे अधिक मामले दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने दलित अत्याचार के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की है और विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की है। भाजपा का यह भी तर्क है कि उत्तर प्रदेश में दलित अत्याचार के मामलों में कन्विक्शन रेट में सुधार हुआ है। पार्टी के अनुसार पहले मामलों में सजा की दर बहुत कम थी, लेकिन अब ये बढ़ी है। हालांकि विपक्षी दल इन दावों पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि सरकार के पास इसके ठोस आंकड़े नहीं हैं। मेरठ की घटना के बाद भाजपा नेता संगीत सोम ने परिवार को आश्वासन दिया कि 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बेटी को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपीस का चेक दिया और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए परिवार को हथियार का लाइसेंस देने पर विचार किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ने और अपहरित युवती को बचाने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं, जिनका नेतृत्व एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रूरल कर रहे हैं। सर्कल ऑफिसर आशुतोष कुमार ने कहा कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन क्या ये राजनीतिक बयानबाजी और तत्काल की गई कार्रवाइयां समस्या का स्थायी समाधान है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस मुद्दे को देखना होगा। दलितों के खिलाफ भेदभाव और उत्पीड़न का इतिहास भारत में हजारों साल पुराना है। ये सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि गहरी सामाजिक जड़ों वाली समस्या है। जब हम दलित अत्याचार की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। ये मानसिक प्रताड़ना, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक शोषण और गरिमा के हनन का भी मामला है। एक दलित परिवार जब अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो उसे डर रहता है कि कहीं उसके साथ जातिगत भेदभाव न हो। जब एक दलित युवक नौकरी के लिए इंटरव्यू देता है तो उसे चिंता रहती है कि कहीं उसकी जाति के कारण उसे नौकरी न मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं है, सामाजिक चेतना और मजबूत सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है।
डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कहा था कि कानून और व्यवस्था राजनीतिक लोकतंत्र की दवा है, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता। आज भी ये बात उतनी ही प्रासंगिक है। अंबेडकर जी का ये कथन आज के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान भी बुरा साबित होगा। संविधान कितना भी बुरा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान भी अच्छा साबित होगा। ये बात दिखाती है कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलता, बल्कि उसे सही तरीके से लागू करना भी जरूरी है। समाज में जाति आधारित भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलता। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक संपर्क के हर क्षेत्र में दलितों को आज भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। गांवों में आज भी कई जगह दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता, उनके साथ खाना पीना नहीं किया जाता और उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। ये भेदभाव कई रूप लेता है। कभी ये खुले तौर पर होता है, जैसे कि दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता। कभी ये छुपे तौर पर होता है, जैसे कि दलित बच्चों को क्लासरूम में अलग बिठाया जाता है या उनके साथ मिड डे मील नहीं खाया जाता। कभी ये आर्थिक रूप में होता है, जैसे कि दलित मजदूरों को कम मजदूरी दी जाती है या उन्हें काम ही नहीं दिया जाता। शहरी क्षेत्रों में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। मकान किराए पर देने से लेकर नौकरी में प्रमोशन तक हर जगह छुपा हुआ भेदभाव मौजूद है। ये भेदभाव कभी-कभी हिंसक रूप ले लेता है और दलित अत्याचार के मामले सामने आते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि दलित परिवारों को शहरों में भी मकान किराए पर लेने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई मकान मालिक सीधे तौर पर मना कर देते हैं, जबकि कुछ अन्य बहाने बनाते हैं। ये स्थिति दिखाती है कि भेदभाव केवल गांवों तक सीमित नहीं है। इस संदर्भ में यह समझना जरूरी है कि दलित अत्याचार के मामले सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हर मामले के पीछे एक इंसान की पीड़ा, एक परिवार का दुख और समाज की असफलता छुपी है। जब एक दलित महिला की हत्या होती है, जब एक दलित युवक को सिर्फ इसलिए पीटा जाता है कि वह ऊंची जाति के लड़के के साथ दोस्ती करता है, जब एक दलित परिवार को गांव छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, तो यह सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि हमारी सामाजिक सोच की समस्या है। मेरठ की घटना इसका एक ताजा उदाहरण है। एक मां अपनी बेटी की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा देती है। यह घटना दिखाती है कि दलित महिलाएं दोहरे भेदभाव का शिकार हैं। जाति के कारण और लिंग के कारण वे न सिर्फ दलित होने के कारण भेदभाव झेलती हैं, बल्कि महिला होने के कारण भी उनकी सुरक्षा खतरे में रहती है। अब सवाल यह है कि समस्या का समाधान क्या है? क्या सिर्फ सरकार बदलने से यह समस्या हल हो जाएगी, या फिर इसके लिए व्यापक सामाजिक बदलाव की जरूरत है? विशेषज्ञों के अनुसार इस समस्या का समाधान बहुआयामी होना चाहिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है न्याय व्यवस्था में तेजी लाना। दलित अत्याचार के मामलों में अक्सर न्याय में देरी होती है, जिससे पीड़ित परिवारों का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, विशेष अभियोजक की नियुक्ति और समयबद्ध सुनवाई जरूरी है। मेरठ के मामले में भी देखा गया कि तत्काल कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पीड़िता को बचाया गया, लेकिन ये तत्परता हर मामले में दिखनी चाहिए। न्याय व्यवस्था में सुधार का मतलब सिर्फ तेजी से सुनवाई नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण न्याय भी है। कई बार देखा गया है कि दलित अत्याचार के मामलों में सबूत ठीक से इकट्ठे नहीं किए जाते, गवाहों को डराया धमकाया जाता है और अंततः आरोपी बच जाते हैं। इसके लिए विशेष जांच टीमों की स्थापना करनी होगी, जो इन मामलों को संवेदनशीलता के साथ हैंडल करें। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है पुलिस व्यवस्था में सुधार। अक्सर देखा गया है कि दलित अत्याचार के मामलों में पुलिस तत्काल कार्रवाई नहीं करती या फिर मामले को दबाने की कोशिश करती है। पुलिस को संवेदनशीलता की ट्रेनिंग देनी होगी और दलित अत्याचार के मामलों में विशेष प्रोटोकॉल बनाना होगा। पुलिस सुधार में यह भी शामिल है कि पुलिस फोर्स में दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। जब पुलिस फोर्स में दलित अधिकारी होंगे तो वे इन मामलों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और पीड़ितों के साथ एम्पैथी रख सकेंगे। साथ ही पुलिस के लिए रेगुलर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण कदम है सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। स्कूलों में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ शिक्षा देनी होगी। सामुदायिक कार्यक्रमों में सभी जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
सामुदायिक कार्यक्रमों में इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा देना भी शामिल है। जब अलग अलग जातियों के लोग आपस में शादी करते हैं तो यह जाति व्यवस्था की दीवारों को तोड़ने में मदद करता है। हालांकि यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन यह समाज में बदलाव लाने का एक प्रभावी तरीका है। चौथा कदम है आर्थिक सशक्तिकरण। दलित समुदाय का आर्थिक सशक्तिकरण उन्हें सामाजिक भेदभाव से लड़ने की शक्ति देता है। रोजगार के अवसर, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और उद्यमिता को बढ़ावा देना जरूरी है। जब दलित समुदाय आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो वे अपने अधिकारों के लिए बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। आर्थिक सशक्तिकरण में यह भी शामिल है कि दलित उद्यमियों को बिजनेस शुरू करने के लिए आसान लोन मिले, उन्हें मार्केट तक पहुंचने में मदद मिले और उनके उत्पादों को बेचने के लिए प्लेटफॉर्म मिले। सरकारी योजनाओं में भी दलित समुदाय को प्राथमिकता देनी होगी। पांचवां कदम है राजनीतिक इच्छा शक्ति। सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बजाय वास्तविक समाधान पर काम करना चाहिए। चुनावी वादों से आगे बढ़कर ठोस कार्यक्रम बनाने होंगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति का मतलब यह भी है कि राजनीतिक दल अपनी पार्टी के अंदर भी जातिगत भेदभाव को खत्म करें। कई बार देखा गया है कि राजनीतिक दल दलित मुद्दों पर बात तो करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में दलित नेताओं को उचित स्थान नहीं देते। छठा कदम है मीडिया की जिम्मेदार भूमिका। मीडिया को दलित अत्याचार के मामलों को संवेदनशीलता से कवर करना चाहिए और सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देना चाहिए। सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचना चाहिए। मीडिया को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दलित अत्याचार के मामलों को उचित कवरेज मिले। मीडिया की भूमिका में यह भी शामिल है कि वे दलित समुदाय की सफलता की कहानियों को भी हाईलाइट करें। जब लोग देखेंगे कि दलित समुदाय के लोग भी विभिन्न क्षेत्रों में सफल हो रहे हैं तो ये उनकी मानसिकता बदलने में मदद करेगा। सातवां कदम है नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी। एनजीओज, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिकों को दलित अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मौनी दर्शक बनकर रहना भी अत्याचार को बढ़ावा देना है। जब भी कोई दलित अत्याचार की घटना देखे तो उसे तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए और पीड़ित की मदद करनी चाहिए। नागरिक समाज की भूमिका में यह भी शामिल है कि लोग अपने दैनिक जीवन में जातिगत भेदभाव का विरोध करें। अगर कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में, अपने मोहल्ले में या अपने सामाजिक सर्कल में जातिगत भेदभाव देखता है तो उसे इसका विरोध करना चाहिए। आठवां कदम है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। पाठ्यक्रम में समानता, भाईचारे और संविधान के मूल्यों को शामिल करना होगा। बच्चों को बचपन से ही जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ शिक्षा देनी होगी। स्कूलों में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार का मतलब ये भी है कि दलित बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। कई बार देखा गया है कि दलित बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं जहां शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। इससे वे आगे चलकर अच्छी नौकरी पाने में असमर्थ हो जाते हैं। 9वां कदम है टेक्नोलॉजी का सदुपयोग। दलित अत्याचार के मामलों की रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। मोबाइल ऐप्स के जरिए तत्काल शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना चाहिए और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। 10वां कदम है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। दुनिया के अन्य देशों में भेदभाव के खिलाफ लड़ाई के अनुभवों से सीखा जा सकता है। साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड के खिलाफ लड़ाई, अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट और अन्य देशों के अनुभवों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समस्या सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की है। हर व्यक्ति को अपने अंदर झांकना होगा और देखना होगा कि कहीं वो भी जाति आधारित भेदभाव का हिस्सा तो नहीं है। छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव आ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दलित व्यक्ति के साथ भेदभाव होते देखते हैं तो चुप न रहें, आवाज उठाएं। अगर आपके बच्चे स्कूल में किसी दलित बच्चे के साथ भेदभाव करते हैं तो उन्हें समझाएं। अगर आपके ऑफिस में कोई दलित कर्मचारी है तो उसके साथ